गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल, आपका अपना चैनल सौरभ जैन सर पे, जहां हम लोग आपको करा रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। अब तक हम लोग काफ़ी कुछ आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। जितना हम लोगों को आता है उससे बेहतर देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज टारगेट बैच की वीडियो का है डे 15 यानी कि 15वीं वीडियो है। दिन तो तीसरा ही आज इसका, तो ये 15वीं वीडियो आपके सामने आ रही है सेट नंबर 10 से सीपीओ के। अभी तक हम लोग इसके 9 सेट करा चुके हैं। यस, तो उसी का है ये आपका अगला सेट नंबर 10। बात करेंगे आज सेट नंबर 10 के बारे में। इसको सोल्व करते हैं, क्या कुछ विशेष इसके अंदर है उसको देखते हैं और फिर आज इसके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सेट नंबर 10 एसएससी सीपीओ 2018। यस, चलिए शुरुआत पहले वर्ड से करते हैं। पहला वर्ड सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची वर्ड है आपका फेक। फेक माने आपको पता ही है, नकली, झूठा, जाली। फॉल्स माने झूठा, रियल माने वास्तविक, फैक्चुअल मतलब तथ्यों पर आधारित, जेन्युइन मतलब सच्चा। हालांकि इसका आंसर कुछ लोग रियल लगा सकते हैं। यस, वो सॉरी, लेकिन आपको तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है, माफ़ी चाहूँगा। सिनोनिम्स के लिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ फॉल्स, और कोई आंसर नहीं बचता फिर तो। यस, फैक्चुअल मतलब होता है, फैक्ट माने तथ्य, फैक्चुअल मतलब तथ्यों पर आधारित। ये एडजेक्टिव भी है, साथ ही साथ ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला ही आंसर है। कमाल की बात देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि द मैक्स हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल आपको पता ही है, वर्ल्ड नहीं, इंडिया टॉप 10 हॉस्पिटल्स में आता है ये। द मैक्स हॉस्पिटल इज़ विद इन ईजी रीच द पीपल लिविंग इन साकेत। यहाँ पे रीच एज ए नाउन काम कर रहा है, और नाउन के साथ में यहाँ इसके साथ आपका आना चाहिए था ऑफ। ईजी रीच ऑफ द पीपल लिविंग इन साकेत, यानी कि आसान पहुँच में है उन लोगों के। यहाँ पे का की के अर्थ में इसका मीनिंग आ रहा है। का की के अर्थ में लोगों के जो साकेत में रहते हैं। दिल्ली में ही एक एरिया पड़ता है आपका साकेत, वहाँ के रहने वाले लोगों के नज़दीक पड़ता है आपका मैक्स हॉस्पिटल, उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि इफ़ आई मीट, इफ़ वाला प्रोसीजर है, कंडीशन सेंटेंस, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई मीट हिम आई विल गिव हिम योर मैसेज, यानी कि इस सेंटेंस में आपका आ जाएगा विल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी जो सभी ऑप्शन है वो सब पास्ट के हैं। ए, सी, डी, वुड, शुड, कुड, इनको सभी को पास्ट में माना जाता है, इसलिए आंसर इसके नहीं हो सकते। सेकंड फॉर्म होती है तो इनमें से कोई एक आता। मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट हैज़ पुट अवे प्रॉपर्ली होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ गलत है, इसको मिस्टेक मालूम है मैं प्रिंटिंग की, यहाँ प्रॉपर्ली होना चाहिए था। चलिए, वैसे भी इससे को मतलब नहीं, आपको तो अंडरलाइन पार्ट देखना है खाली। मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी भी ऐसे ईएस नहीं आता, हालांकि इसने लगाया भी नहीं है तो ये ठीक है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब भी लगाई है, लेकिन हैज़ पुट अवे प्रॉपर्ली। मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट इज हैज़ पुट अवे की जगह अच्छा होता आप इसे सिंपल वर्जन बनाएं, इज़ पुट अवे प्रॉपर्ली, सही तरह से रखे गए हैं, इसलिए। यस, हैज़ का सेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे खाली इज़ एम आर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में इज़ होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए था पहला ही, फोर्थ का ए। अ डॉग लाइफ एक इडियम, अ डॉग्स लाइफ यानी कुत्ते जैसे जीवन, आपको तो पता ही कुत्ते का जीवन कितना कठिन है, यानी कि कष्ट में जीवन। अ रेस्टफुल लाइफ, अ लाइफ स्पेंट इन गार्डिंग समथिंग, अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। यस, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम द लास्ट 4 days। सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा फ्रॉम आता ही आता है। सफरिंग के साथ फ्रॉम, एब्सटेन के साथ फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम। तो ये कुछ फिक्स वर्ड है जिनके साथ फ्रॉम आता है, आपका ध्यान रखें। तो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यहाँ तक तो ठीक है। फ्रॉम द लास्ट 4 days, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 4 days ये आपका एक टाइम को शो कर रहा है, और टाइम को शो करने के लिए हम लोग सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये पीरियड ऑफ टाइम है।
यस, तो अब इसके साथ अच्छा होगा कि आप 4 लगाएं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फ्रॉम मलेरिया फॉर द लास्ट 4 days। सेंटेंस नंबर 7 एक ईडियम्स है, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में, किसी बात को छोटा करके बताना, संक्षेप में। इन सीरियस ट्रबल, इन कंट्रोल, इन शॉर्ट, इन डिसग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा सी, इन शॉर्ट। नेक्स्ट है आपका 8 वर्ड कंसंट्रेटेड। साइंस साइड के बच्चों ने इसको खूब पढ़ा होगा, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 याद है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है बच्चों? ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ते हुए आपने इसको पढ़ा होगा। कॉन्सनट्रेट का मतलब जहाँ पानी कम हो, पानी कम और वो जो डाला गया है कोई भी पदार्थ वो ज़्यादा, जैसे कि H2SO4 की मात्रा ज़्यादा, पानी कम H2SO4 ज़्यादा। यहाँ पे पानी ज़्यादा और H2SO4 की मात्रा कम, यानी कि हिंदी में समझ लीजिए आप अपनी मात्रा में, ये सघन यानी कि गाढ़ा पानी कैसे लिखते हैं, और ये विरल यानी कि पतला ये गाढ़ा और ये पतला, ऐसे समझ लीजिए। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स, तो अच्छा होगा कि आप इसका एंटोनिम डाइल्यूट ही लगाएं, ज़्यादा फिट रहेगा आपके लिए। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, ऐसे कुछ भी। अगला है एक्सट्रिकेट। एक्स का मतलब ही होता है आउट, यानी कि बाहर। एक्सट्रिकेट मतलब बाहर निकाल देना, किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकाल देना, डिलीट कर देना। इंट्रिकेट देखिए साफ पता चल रहा है, एक्सट्रिकेट इंट्रिकेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन आपको तो सिनोनिम बताना है, माफ़ी चाहूँगा। इसका आंसर हो जाएगा रिमूव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिमूव। अगर अपोजिट पूछता तो इसका आंसर होता आपका बी, लेकिन फिलहाल पूछ रहा है सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रिमूव। सेंटेंस नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट डैश इन अ बॉक्स। बात हो रही टॉयज़ की, उसने अपने सभी टॉयज उठाए और उठा के उन्हें बॉक्स में रख दिया, ये कहना चाह रहा है। टॉयज़ के लिए आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट डैम, क्योंकि पीछे खड़ी हुई है वर्ब पुट। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, वर्ब, प्रपोजिशन और लेट, इन तीन के साथ हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो पुट डैम इन अ बॉक्स, और उठा के उसने बॉक्स में रख दिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है आपका 11, दिस इज़ द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। दिस इज़ द बॉय विच, ये तो कन्फर्म है कि विच रॉन्ग है, क्योंकि विच आता है आपका नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए आता है विच? आपका नॉन लिविंग के लिए, जबकि बॉय आपका लिविंग है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ बॉय को देखते हुए आपको लगाना होगा हु, क्योंकि इसके बाद वर्ब भी दी गई है। अगर यहाँ वर्ब ना होती तो आप हुम लगाते, वर्ब है तो हु लगाएंगे, अगर वर्ब ना होती तो हुम लगाते। सेंटेंस में हु लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर साथ ही साथ दिस इज़ द सेम बॉय होता, दिस इज़ द सेम बॉय होता, फिर आप दैट लगाते, बिकॉज द सेम के साथ हमेशा लगता है आपका दैट। याद रखें आप, छोटा सा प्रोसीजर है, बता दूँ मैं आपको। द सेम अगर यहाँ होता तो आपको लगाना होता दैट, चाहे फिर व्यक्तिवाचक होता चाहे कुछ भी होता, फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आपके बल्ले बल्ले है, आपको यहाँ लगाना है हु। हालांकि आपको सिर्फ मिस्टेक बतानी है कौन से पार्ट में है, तो 20 का आंसर हो जाएगा विच टुक अवे की जगह हु टुक अवे हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड है। सेंटेंस नंबर 12, हॉस्पिटेबल, देख रेख करना किसी की अच्छे से, खातिरदारी करना। ह्यूमैनिटेरियन, मुझे यही गलत लग रहा है इसका स्पेलिंग, लेकिन चेक कर लेते हैं। HUMANITARIAN, HUMANITARIUM, हाँ बिल्कुल सही है। आखिरी में उसने UM दे दिया है, उसने दिया है UM, लेकिन होना चाहिए था AN, तो इसका आंसर हो जाएगा यही, यानी कि बी वाला इसका रॉन्ग रहेगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर चलते 13 पे। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक है। ये सेंटेंस अब तो कई बार आ चुका है, आपको भी रट जाना चाहिए, सेंटेंस मतलब रूल आ चुका है कई बार। यस्टरडे आई सॉ माई ब्रदर टू रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। कई बार मैं भी बता थक चुका हूँ कि सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वॉच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखें। यहाँ
उसने लगाया 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत है। या तो यहाँ से 2 हटा दूँ मैं तो सेंटेंस चेक हो जाएगा। कहीं हटाया 2 उसने, पहले में तो नहीं हटाया, दूसरे में है चांसेस, तीसरा रॉन्ग, और डी तो वैसे ही बाहर है क्योंकि दिया हुआ गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही, क्योंकि बी में से उसने 2 हटाया हुआ है। या फिर यहाँ पे आईएनजी होती, माय ब्रदर रिपेयरिंग हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, लेकिन वो ऐसा है नहीं, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही। बी ज़्यादा प्रॉपर आंसर होगा इसका। यस्टरडे आई सॉ माय ब्रदर रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ये पे रिपेयर ना होकर के रिपेयरिंग होता तो भी ये ठीक होता। नेक्स्ट है आपको 14, मिस द बोट, यानी कि कोई अवसर गवा देना, किसी अवसर को खो देना, ये एक इडियम है। अवसर को खो देना या अवसर को गवा देना। बी टू स्लो, बहुत अत्यधिक धीरे। लॉस करेज, साहस खो देना। एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। लॉस एन अपॉर्चुनिटी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तो आपको रट गए होंगे फॉर्मूले, बता बता के थक गया हूँ। सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है नेगेटिव वर्ड से, हार्डली या स्कार्सली या रेयरली या बेयरली। वैसे किसी से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनको, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं, एडवर्ब माना जाता है इनको। इनके तुरंत बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैड या डिड में से कोई भी एक। हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा व्हेन, ये भी याद रखें। फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में हार्डली ही हैड दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे हार्डली ही हैड की जगह होना चाहिए था हार्डली हैड ही। हार्ड ही हैड ही, यानी कि ही हैड को हैड ही होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका ठीक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, तो मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, बाकी सभी ऑप्शन सीखें। आगे वैन भी दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, हार्डली के साथ वैन चलता है, पेड कंजक्शन है। अगर यहाँ नो सुनर होता तो दैन चलता। यस, ये कुछ पेड कंजक्शन है जो अपने साथ जैसी हैं वैसी चलती हैं। अगला है 16 सेंटेंस, ईडियम है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, देखिए पानी से अगर बाहर निकाल देंगे हम मछली को तो बेचैन हो जाएगी, यानी कि बेचैन हो जाना। क्या हो जाना? बेचैन हो जाना। अनजान परिस्थिति, इसलिए परेशान होना, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें आप परेशान हो रहे हो। रेडी टू ट्राई, मरने के लिए तैयार रहना। इन द अब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अनुपस्थिति में। इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसी परिस्थिति जो आपने कभी सामना ना किया हो। फॉलिंग सिक, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक ऐसी परिस्थिति जिसका सामना कभी ना किया हो, यानी कि इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। और सर्कमस्टांसेस को याद रखें आप, बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार इससे भी एरर आ जाती है। सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग सर्कमस्टांसेस ही होती है, कभी भी इसका एस आप नहीं हटाएंगे लास्ट से, ये ध्यान रखें। इसका मीनिंग होता है परिस्थितियाँ। बड़ा प्यारा वर्ड है सर्कमस्टांसेस, बहुत ही प्यारी कहानी मुझे भी इसके साथ याद आती है। मैं 12th में था उन दिनों, और एग्ज़ाम था हमारा, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से। तो एक स्टोरी आया करती है इंग्लिश टू हिंदी 5 मार्क्स की, और सबसे पहला वर्ड यही, और मीनिंग ही नहीं पता। अभी तो मुझे याद नहीं क्या लिख कर गया, लेकिन मुझे पता कि मैंने किस तरह की थी। पहला ही सबसे पहले सर्कमस्टांसेस मेक्स मैन, ऐसा कुछ भी स्टोरी हो रही होगी, लेकिन पहला ही वर्ड इतना हार्ड, तो हम स्टोरी क्या बनाएंगे आप सोचिए। तब से मुझे ये वर्ड याद है, घर आके सबसे पहले चेक करा, देखा, याद रहा, अब तक याद है। ऐसी कुछ घटनाएं घटती है तो वो आपको याद रहेंगी, हमेशा याद रहती हैं। मुझे जैसे याद है ऐसे आपको भी रहेंगी। यस, सो याद रखें, इसके साथ कभी भी ऐसे यस नहीं हटाएंगे। जो घटना मेरे साथ घटी ऐसी घटना आपके साथ ना घटे, इसलिए बी प्रिपेयर। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। पहला वर्ड है फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, ये बिल्कुल ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड, ये भी ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड। फॉरगेटिव, यानी कि भगोड़ा, ये भी ठीक है। अगला है फंडामेंटल, FUNDAMEG, फंडामेंटल में ME आता है ना कि MA, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फंडामेंटल में, फंडामेंटल की स्पेलिंग में M के बाद E आएगा ना कि A, तो इसकी स्पेलिंग है आपकी गलत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 18।
द न्यू टाइप इज डैश एफिशिएंट डैश द प्रीवियस वन। यहाँ अगर आप लोग सो दैट लगाने की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूँ, ये वाला छोटा सा है, सुन लीजिएगा ध्यान से। सो के साथ एज और सो के साथ दैट। अगर आप सो के साथ दैट लगा रहे हैं तो आपको पूरा सेंटेंस लगाना होगा। एक सब्जेक्ट हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि पूरा एक सेंटेंस हो। सो के साथ दैट लगाने में ये समस्या है। लेकिन अगर आप सो के साथ एज लगा रहे हैं तो या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हो, वही जो पीछे रहे हो। याद रखना एज के साथ हमेशा सब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखना आप। एग्ज़ाम में कई बार इसको लेकर के भी बच्चों को प्रॉब्लम देती है। जैसे कि मैंने कहा आई एम एज टॉल एज शी या फिर आई एम एज टॉल एज हर, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसको लेकर के। जैसे कि आई एम टॉलर देन हिम या ही, यहाँ तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, अक्सर मैंने हिम लगाते देखा है बच्चों को। लेकिन तुलना बराबर वालों की होती है, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही रहेगा, ये ध्यान रखें आप। तुलना हमेशा बराबर वालों की होगी, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। ऐसे ही यहाँ पे मैं भी उतनी लंबी वह है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हर ना लगाएं, यहाँ पे हिम ना लगाएं। यस, ध्यान रखें आप इस बात को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द न्यू टाइप इज डैश एफिशिएंट द प्रीवियस वन। लास्ट वाले में है आपका प्रीवियस वन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यहाँ पे आप एज का इस्तेमाल करेंगे, बीच में पॉजिटिव डिग्री लगी हुई है। द न्यू टाइपिस्ट इज़ एज एफिशिएंट एज द प्रीवियस वन, पॉजिटिव डिग्री बीच में है, तो यानी कि सेंटेंस हो जाएगा एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 18 का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल यहाँ पे ए। बाकी एज सो तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, सच एज का यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका पैसेज। एटलीस्ट 200 स्पेसीज ऑफ मेगाफ्यूना आर डिक्लाइनिंग इन द नंबर फाइंड्स रिसर्च। ऐसी रिसर्च हुई है कि लगभग 200 लोग स्पेसीज जो हैं मेगाफ्यूना की जो है समाप्ति की तरफ हैं। ह्यूमन मीट ईटिंग हैबिट्स मे बी पुशिंग एटलीस्ट 150 स्पेसीज ऑफ द प्लैनेट लार्जेस्ट एनिमल टुवर्ड्स द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि ह्यूमंस की जो मीट खाने की जो हैबिट है उससे जो है लगभग 150 स्पेसीज जो हैं प्लैनेट पे वो भी लगभग समाप्ति की तरफ है, गायब होने की तरफ है। A study has found the research was published in the journal Conservation Letter of nearly 300 species studied. 70% are in decline and 59% of the species are threatened with disappearing from the globe, said William Ripple, a professor at the Oregon State University in the US. ये कोई विलियम रिपल है, उनके ये शब्द हैं। कह रहे हैं कि लगभग अभी रिसर्च के दौरान 300 स्पेसीज यानी कि 300 स्पेसीज प्रजाति थी, उनमें 70% जो है डिक्लाइन हो चुकी है, 59% जो है थ्रेटन यानी कि प्रतिबंधित हैं, गायब हो रही हैं ग्लोब से पूरे। डायरेक्ट हार्वेस्ट ऑफ ह्यूमन कंज्यूमशन ऑफ मीट और बॉडी पार्ट्स ऑफ द बिगेस्ट डेंजर टू नियरली ऑल द लार्ज स्पेसीज विद थ्रेट डेटा अवेलेबल, रिपल सेड, thus minimizing the direct killing of these vertebrate animals is an important conservation tactic that might save many of these iconic species as well as all of the contributions they make to their ecosystem, said Ripple. Researchers were part of an international collaboration that built a list of megafauna based on body size and taxonomy. Qualifying for the list were species unusually large in comparison to the other species in the same class. The mass threshold the researchers decided on were 100 kg for mammals, ray-finned fish and cartilaginous fish and 40 kg of amphibians, birds, reptiles, since species within these classes are generally smaller. Over the past 500 years, as human ability to kill wildlife at a safe distance has become highly refined, 2% of megafauna species have gone extinct. For all size of vertebrates, the figure is 0.8%. Our results suggest we are in the process of eating megafauna to extinction, Ripple said. Through the consumption of various body parts, users of Asian traditional medicines also exert heavy tolls on the largest species. He said, in the future, 70% will experience
further population decline and 60% of the species could become extinct on very rare. He added, Nina, Mega, Fauna species have either gone extinct overall or gone extinct in the wild habitats in the past 250 years, including 2 species of giant tortoise, one of which disappeared in 2012, and 2 species of deer. In addition to intentional harvesting, a lot of land in animals get accidentally cut in snares and traps, and the same is true of gillnets, trolls, and loneliness is aquatic system. Ripple said, and there is also habitat degradation to contend with. When taken together, these threats can have major negative cumulative effects on वर्टब्रेट स्पेसिस ही सैड। यानी कि जानवर कुछ हमारे यहाँ पे गायब हो चुके हैं और कुछ गायब होते आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। अभी कल भी आपने एक खबर सुनी होगी, एक केरल के अंदर हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको किसी ने पाइनएप्पल में यानी कि अनानास में किसी ने बम रख के दे दिया, उसने खाए तो उसका वो मुँह में फट गए और उसका मुँह और जीभ पूरी तरह घायल हो गई, कुछ खाने लायक भी नहीं बची बेचारी, पेट में अग्नि थी, वो प्रेग्नेंट वैसे तो भूख ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से बेचारी वो पानी में खड़ी हो गई और 3 दिन तक पानी में खड़ी खड़ी बेचारी वो मर गई। तो ऐसी जीव हत्या ना करें भाई, आप खा रहे हैं यही बहुत है। यस, ऐसा तड़पा के ना मारें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाप है मेरी राय में। यस, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि द थीम ऑफ द पैसेज इज़, इस क्वेश्चन की थीम क्या है? थीम है इसकी सर्वाइवल ऑफ वेजिटेबल। जी नहीं, द ह्यूमन एपेटाइट इज़ ड्राइविंग मैनी एनिमल्स टू एक्सटिंक्शन। यानी कि हमारी जो भूख है, ह्यूमन एपेटाइट यानी कि भूख जो है ऐसी होती जा रही है कि हम लोग धीरे धीरे जो है खूब सारे एनिमल्स को जो है समाप्ति की तरफ यानी गायब भी कर देंगे दुनिया से, समाप्ति यानी गायब भी कर देंगे दुनिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द 40 kg कैटेगरी? 40 कैटेगरी में आए थे आपके एम्फीबियंस, पिक्चर्स का जिक्र हुआ है पैसेज में, साफ साफ यहाँ जिक्र है, मैंने इसको पढ़ा था, ये रहा इस पैसेज में। रिसर्चर्स पार्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन देखिए 40 kg फॉर एम्फीबियंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस। ढंग से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आपके हाथ में है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ मेगाफ्यूना आर फेसिंग एक्सटिंक्शन एज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ह्यूमन कंज्यूमशन? यानी कि आपको बताना है इसका आंसर कितनी स्पीसीज जो हैं, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ मेगाफ्यूना की एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, गायब होने के कगार पर हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही पैरे में इसका जिक्र हुआ है, सबसे पहला पैरा, लगभग 200 स्पीसीज ऑफ मेगाफ्यूना आर डिक्लाइनिंग नंबर इन दीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल 200 स्पीसीज, पहला ही। इंटेंशनल हार्वेस्टिंग, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, हार्वेस्टिंग यानी कि काटना, रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ चीज़ जानबूझ के करना। द किलिंग ऑफ एनिमल्स डेलिबरेटली, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कह रहे कि इन द फिगर 80% ऑफ द स्पीसीज कुड बिकम एक्सटिंक्ट और वेरी रेयर। यहाँ पहला ही फिगर गलत है, ये इसका जिक्र हुआ आपका 4th पैराग्राफ में, देखते हैं ध्यान से। ये आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th 70% है। यस, 70 भी नहीं बल्कि ये तो अलग हो गया पैराग्राफ। ये यहाँ पे 60% ऑफ द स्पीसीज कुड बिकम एक्सटिंक्ट वेरी रेयर ही एडेड। 60% इसका आंसर, ना कि 80%, यानी कि इसका आंसर पहला ही ट्रू नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये था आपका पैसेज। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट है आपका 24 वर्ड। मैं इसका कैमरा इतना ऑन कर लूँ। ये एक ईडियम है, सॉरी ईडियम का वोकेबलरी है। एनिग्मेटिक, जिसे समझ में ना आए, यानी कि पहले एक तरह की। एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब जिसके दो अर्थ निकलते हो। मिस्टीरियस, रहस्यमात्मक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा जो समझ में आए। इन स्क्रूटेबल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी ही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, आप याद कीजिए अगर आपने कल का पैसेज पूरा देखा हो तो वर्ड सभी वही हैं, बस क्वेश्चन बदल दिया उसने। पहला है हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना। क्लेप्टोमेनिया, चोरी की लत। क्लस्ट्रोफोबिया, गार्डन वगैरह। इंसोमेनिया, नींद आने की बीमारी। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन सभी वही हैं, बस क्वेश्चन बदल दिया है। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन इस तरह भी रिपीट हो रहे हैं। ही डिडंट एक्सप्लेन अ ग्रेट कंसर्न द स्कीम दो ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम। 26, ही डिडंट एक्सप्लेन अ ग्रेट कंसर्न द स्कीम। यहाँ पे अ ग्रेट कंसर्न की जगह आप करें अ ग्रेट डील कंसर्न।
अ ग्रेट डील कंसर्निंग द स्कीम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अ ग्रेट डील या फिर अ ग्रेट नंबर, ऐसा कुछ भी, आपका आंसर हो जाएगा सी। 27 देखिए, दीज स्ट्रे कैटल्स, कैटल्स अपने आप में ही प्लूरल है, कैटल हो गया, कलर्जी, कैवलरी, पीजेंट्री, पीपल, बहुत सारे हैं, नाउन में पढ़ा होगा आपने, ये अपना आप में प्लूरल हैं, इनके साथ कभी भी ऐसे ई एस का इस्तेमाल नहीं किया करते। तो यहाँ पर कैटल के साथ में ऐसे ई एस नहीं होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि इनके साथ प्लूरल आएगी। दीज स्ट्रे कैटल आर रोमिंग अराउंड द टाउन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा रोंगली स्पेल्ड वर्ड है? पहला वर्ड आपका ड्वेलिंग, जो कि ठीक है, लेकिन उससे अगला गलत है, ड्विंडल। ड्विंडल की स्पेलिंग है DWINDLE, ड्विंडल। यस, ड्विंडल मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी बी, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29, सब्स्टिट्यूट, किसी चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई सोल्यूशन, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं आप, आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, उसकी जगह आप आपको कोई वर्ड बताना होता है, तो सब्स्टिट्यूट यानी कि रिप्लेस, बिल्कुल पहला ही आंसर हो जाएगा, रिप्लेस, किसी को स्थान बदलना किसी का। रिजर्व, डिस्प्लेस, अवॉइड, इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है सोबर, सोबर यानी कि गंभीर और उदासी भरा, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, ग्रिम, सीरियस, काम, चीयरफुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका चीयरफुल, यानी कि खुशनुमा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, बाकी सभी सेम ही मीनिंग इसका, ग्रीन मतलब उदासी भरा, सीरियस मतलब गंभीर, काम मतलब शांत, तो चीयरफुल ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 31, समवन हु इज़ सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना, तो पहला ही ऑप्शन सही है, कंटेंट, संतुष्ट, कोऑपरेटिव, सहयोग, कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कंटिन्यूअस नहीं है। उसके बाद में अगला है आपका कंटेम्पलेटिव, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, कंटेंट, संतुष्ट होना। नेक्स्ट आपको बताना है सिनोनिम्स इसका, ग्रेशियस यानी कि बिना किसी कारण के या फिर अनावश्यक, ये आपका सिनोनिम्स, वॉलंटरी, कॉन्फिडेंटल, ग्रेटफुल, अननेसेसरी, डी इसका आंसर हो जाएगा अननेसेसरी। 33, ईच पर्सन वॉचिंग प्रोसेसन वॉज प्रोवाइडेड विद अ फ्लैग, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सेंटेंस किया उसने, ईच पर्सन, अंडरलाइन में जो भी लिखा हुआ है वॉज प्रोवाइडेड, यानी कि बी की फैमिली के साथ में आई है थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस जा रहा है आपका पैसिव में। किस में जा रहा है सेंटेंस? पैसिव में। अंडरलाइन पार्ट को भी आपको पैसिव बनाना होगा, तो आप इसको पार्ट पार्टिसिपल बनाइए, वॉचिंग की जगह आप हैविंग वॉच्ड का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस को इनडायरेक्टली पैसिव बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैविंग वॉच्ड, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 34, आंसर है, कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सनस वेज एज अ रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दी जाने वाली धनराशि, वेजेस मजदूरी, रीम्यूनरेशन। आप गौर करें ज़रा, सुबह भी कुछ यही वर्ड थे आपके, अगर आपको याद आ रहे हों, सुबह भी मैंने आपको यही वर्ड कराए थे, सुबह वाले सेट में भी, यानी कि वर्ड भी वही रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है, बस अंतर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बदल रहे हैं। क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बदल रहे हैं, बाकी सब कुछ वही है। यस, रिम्यूनरेशन यानी कि वही मजदूरी, सेवा देना किसी को, अलोनेस अनुमति, बोनस मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिलना, तो रिवार्ड के लिए यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे आप बोनस का। इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू डैश ऑन द रोड, टू आ गया है तो टू के बाद इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द रोड। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे 36, एन अपैरिश फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, करंट की वोल्टेज को कम और ज़्यादा करना, यानी कि घटाना, बढ़ाना और घटाने वाला, किसी चीज़ की स्थिति को कम या ज़्यादा करना। पहला वर्ड आपका ट्रांससोनिक,
साउंड के लिए लगता है, सोनिक आ गया है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकें। ट्रांसलुकेंट यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो जिसके आर पार भी देखा जा सके और नहीं भी, यानी कि तेल लगा हुआ कागज़ डायरेक्ट नहीं दिख सकते, लेकिन जिसके ऊपर आप रखेंगे तो दिख सकता है। और ट्रांसफार्मर जो लगा होता है बिजली घरों में, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही, ट्रांसफार्मर। 37 कट कांट कट द मस्टर्ड। कांट कट द मस्टर्ड, काम को अच्छे से ना कर पाना, काम को अच्छे से ना कर पाना, किसी काम को अच्छे से ना कर पाना, ये इसका हो जाएगा मीनिंग। टू विन अ विक्ट्री, टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, टू बी सक्सेसफुल, टू रेंडर अ सर्विस, टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 वोकेबलरी है। वाइग्रस ऊर्जा से भरा हुआ, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ। पहला वर्ड इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी। सॉरी एंथुजियास्टिक, ऊर्जा से भरा हुआ। स्पिल्डेस, उत्साहहीन। एनर्जेटिक, फोर्सफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपको बताना है एंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज़ पर लिपटे रहना। पहला वर्ड है इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी। पायरोमेनिया, पायर बोलते हैं चिता को, तो यानी कि आग की लत। मोनो मतलब एक, मेनिया मतलब लत, किसी एक चीज़ की लत लग जाना। और हाइपोमेनिया यानी कि बस एक ही आंसर होगा इसका, बस सी इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल। अगला है वैगाबॉन्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है, आवारा बोल देते हैं वैगाबॉन्ड को। यस, वैगाबॉन्ड मतलब आवारा या फिर इधर उधर घूमने वाला बिना किसी कारण के ही। आपको बताना है सिनोनिम्स यानी कि प्रायवाची। टूरिस्ट, घूमने वाले लेकिन बिना वजह नहीं। पिलग्रिम, धार्मिक यात्रा के लिए लगता है पिलग्रिम, कांवड़ वगैरह जो लेके जाते हैं उसके लिए बोल सकते हैं आप। विजिटर्स, घूमने जो आया रहता है। और ट्रैम्प यानी कि फालतू में घूमने वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रैम्प ही। यस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 41 देखिए, आपको बताना है कि रोंगली स्पेल्ड कौन सा इनमें से। एग्जीबिशन, एग्जॉस्टेड, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसिव। आपको कौन सा लग रहा है? मुझे तो एक्सपेंसिव लग रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट। फोर्टी टू टू 46, 5 क्वेश्चन, यानी कि द लास्ट मेमोथ हु वर वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक। एलिफेंट की बात आई है तो फिर से याद आ गया मुझे वही। एनिमल्स लिव्ड एज रिसेंटली एज 4000 ईयर अगो, डैश देयर वेल प्रिजर्व बॉडीज कैन बी डैश। गौर कीजिएगा, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बट लगता है विरोधाभास के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन, तब जब पिछला वाला सेंटेंस अगला वाला सेंटेंस का जस्ट अपोजिट हो, क्योंकि अगला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, पहला सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो बट लगाते, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड दोनों सेम कंडीशन के लगता है, पहला भी अफर्मेटिव है, अगला भी अफर्मेटिव है, लगा सकते हैं। बिकॉज भी विरोधाभास के लगता है। सो रीज़न ऑफ कंजक्शन ऑफ रीज़न, तो ये भी नहीं आएगा। सॉरी, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, तो ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी। एंड देयर वेल प्रिजर्व बॉडीज कैन बी डैश, बी आ गया है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हालांकि सभी थर्ड फॉर्म है। कैन बी फाउंड फ्रोजन इन द टुंड्रा ऑफ साइबेरिया, इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, फाउंड। बिकॉज डैश बॉडीज वर सो वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके। डैश बॉडीज, किसकी बॉडीज, बिकॉज आगे आ रहा है वर्ब, प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट आपको लगाना होगा, ये तो कन्फर्म है। देयर, दैम, दे, इट्स। अब देखिए यहाँ पे आप दे बॉडीज़ नहीं लगा सकते, ये कहना गलत हो जाएगा, पता ही होगा आपको। डैम एक ऑब्जेक्ट है, डैम से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इट्स सिंगुलर के लिए लगता है, तो आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देयर ही, यानी कि इसका आंसर 44 का हो जाएगा ए। 45 देयर बॉडीज वर सो वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके डैश द परमाफ्रोस्ट एट
इन, ऑन, फ्रॉम। परमाफ्रॉस्ट को देखते हुए एक लेयर की तरह काम करता है, जिसके लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे इन। परमाफ्रॉस्ट इन द decay in the permafrost, their genetic material remained intact. Dash at the Harvard University are researching ways to bring the mammoth back to life. जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डैश हैं वो रिसर्च कर रहे हैं इस पर। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर तो वहाँ से पढ़ के निकलते होंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते तो डॉक्टर नहीं बनता। साइंटिस्ट हो सकते हैं वहाँ पे पढ़ाने वालों के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स और इंजीनियर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका साइंटिस्ट ही, बी। यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। हाइडियस आपको बताना है इसका अपोजिट। इसका मतलब होता है बुरा या घिनौना, बुरा या घिनौना। पहला वर्ड है अगली, अगली यानी कि बदसूरत। बदसूरत ये ब्यूटीफुल के लिए चलेगा आपका अपोजिट। ग्रीम, आइडियल, चार्मिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्मिंग, ज़्यादा फिट रहेगा। यस, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं। जो ऑप्शन थे वो हमने देख लिए हैं, क्योंकि आइडियल मतलब आदर्श, और ग्रीम तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपको, उदास या उदासीन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए 48, कह रहा है कि आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन सो आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको समय लगे तो ज़रूर देखेगा। यस, समय लगे तो ज़रूर देखेगा। ये समझ लीजिएगा कि ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, आपको एक ऑर्डर है। ऑर्डर इसलिए क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर भी अच्छे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश ग्रामर की जान है, 60% इंग्लिश इसमें छिपी होती है जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। लेकिन आप लोग ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं, आपको निकालनी है बाल की खाल। यस, इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश स्पीकिंग में आप सिर्फ बोल दीजिए, अपनी बात समझा दीजिए, चाहे जैसे मर्जी करके समझा दीजिए। ये वीडियो मैंने अपनी वाइफ के कहने पर बनाया था, क्योंकि उसने कई सारे लेक्चर देखे, इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है उसको भी। उसने बहुत सारे लेक्चर देखे यूट्यूब पर। फिर उसने फाइनली मुझसे कहा कि जैसा आप पढ़ाते हैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, एक वीडियो आप डाल दीजिए। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वीडियो उसके कहने पर डाली। आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लोग जो स्पीकिंग के नाम पर पढ़ा रहे हैं, आपको पता चलेगा कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा सारे वर्डों को बताना। सी, वॉच, हियर, लिसन, स्मेल, टेस्ट, बिलीव, नो, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी कॉन्टीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ही नहीं होती है। कंटिन्यूस टेंस में इनके आईएनजी फॉर्म नहीं होती, यानी कि इन सेंटेंस को आप कंटिन्यूस में नहीं बना सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट नोविंग, तो ये कहना गलत हो जाएगा। नो की आईएनजी होती ही नहीं, आप इसकी आईएनजी लगा ही नहीं सकते। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जब इसकी आईएनजी नहीं तो आप आईएनजी कैसे लगा देंगे। यस, तो आप अच्छा होगा कि आप सिंपल पास बनाएं। आई डिडंट नो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो आई डोंट नो लगाता मैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वॉचिंग टीवी, तो ये कहना गलत होगा। आई वॉच टीवी, क्या हो जाएगा ये, आई वॉच टीवी। इस तरह सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये पास्ट में था तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट बनाया, अगर ये प्रेजेंट में होता तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता। एक बार देख लीजिएगा वीडियो, बिकॉज पूरी बात अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है समझाने में। लेकिन जितनी ज़रूरत बात थी मैंने आपको बता दी, या तो मेरी इसके ऊपर वीडियो ना होती तो मैं आपको बताता। इसके ऊपर है वीडियो, तो आप इसको देखिएगा जा करके, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। फिर मुझे बताइएगा कैसे लगी, बताइएगा ज़रूर। लेकिन या तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में या फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। अनटिल आई डू नॉट गेट द लोन आई कैन नॉट गेट अप माई बिजनेस, सेट अप माई बिजनेस। अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, ये आपके पहले से ही नेगेटिव वर्ड हैं। इनके साथ वाले पार्ट में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस हो जाएगा आपका फिर डबल नेगेटिव। और एक ही सेंटेंस में 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, तो आप यहाँ पे डू नॉट नहीं लगाएंगे। अनटिल आई गेट द लोन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, आई कैन नॉट सेट अप माई बिजनेस। यस, एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव फॉर्म आप नहीं लगा सकते। लास्ट है, आपको बताना है इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है।
पहला वर्ड है ब्लॉसम, खिलना, ब्लाइट सही है। ब्लिजर्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, BIBLIZZARD, बर्फ़ का तूफ़ान। क्या हो गया इसका आंसर? बर्फ़ का तूफ़ान, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, सॉरी पहला कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, सी। तो ये था आपका आज का सेट। मैंने आपको एक छोटा टारगेट दिया आज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके काम आएगी डेफिनेटली। आप देख के कहेंगे कि हाँ आपको कुछ आया है, आप पढ़ने लायक हुए हैं। जैसे ही आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाएंगे शुरुआत से बिल्कुल जीरो से, सबसे पहले आपको ये वीडियो पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले आपको ये पढ़ाएगा प्रेजेंट डेफिनेट। यानी कि आप लोगों ने 9th से लेकर अब तक प्रेजेंट डेफिनेट कई बार पढ़ा होगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको ये बातें नहीं पता थी, तो सोचिए आपने अब तक क्या पढ़ा है। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं इसे देखते रहिए लगातार, इसी तरह से आपकी तैयारी चलती रहेगी कंटिन्यू, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं आने वाली है। मिलते हैं आपसे कल सुबह को MB की ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।